हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है, ये सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the very first question, why would you use pneumatics? So आप न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ क्यों करते हो? So जैसे आपको पता है दो टाइप की सिस्टम होती है, हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम। सो ये हो गई आपकी न्यूमेटिक सिस्टम जो कि चलती है कंप्रेस्ड एयर पे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे अगर आपको कोई असेंबली करना है तो वो टूल्स ऑपरेट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज़ होगा, या फिर आपको कूलेंट डिलीवर करना है सो कंप्रेस्ड एयर के साथ आप मशीन को कूलेंट डिलीवर कर सकते हो। मशीन को अगर आपको क्लीन करना है दैट ऑल्सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ओके, सो क्वेश्चन है व्हाई वुड you use pneumatics? So the answer is pneumatic system are significantly cheaper than other system. So जैसे कि अदर सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम, सो हाइड्रोलिक सिस्टम से न्यूमेटिक सिस्टम जो है वो काफ़ी सस्ता होता है। इट कैन मूव फास्टर एंड डू नॉट लीक ऑयल इफ़ दे डेवलप अ लीक। सो अगर इसमें अगर कोई लीक डेवलप होता है तो ऑयल लीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसमें कंप्रेस्ड एयर यूज़ कर रहे हैं, सो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। वैसे ही एक दूसरा सिस्टम है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें ऑयल लीकेज के चांसेस होते हैं, और अगर ऑयल लीकेज होता है तो आपका शॉप फ्लोर गंदा हो सकता है और ओवरऑल प्रेशर भी कम हो सकता है। सो अगर न्यूमेटिक सिस्टम लीक होता है तो ऑयल लीकेज के चांसेस इसमें बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि बहुत हेवी वर्क अगर आपको करना है यू कैनॉट यूज़ न्यूमेटिक सिस्टम, यू हैव टू यूज़ हाइड्रोलिक सिस्टम। सेकेंड थिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि वो थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेटिक सिस्टम, राइट। सो जो भी आपका एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड है कि आप हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करोगे या फिर न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नर्लिंग। सो नर्लिंग एक ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म किया जाता है लेथ मशीन के ऊपर। लेथ मशीन पे आप अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि टर्निंग ऑपरेशन, चाम्फरिंग ऑपरेशन, स्टेप टर्निंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन। सो वैसे ही एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज़ नर्लिंग ऑपरेशन। ओके, सो it is a manufacturing process conducted on the lathe machine to create a pattern on a bar that can be used a handle. ओके, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पैटर्न है, ऐसा अगर आपको पैटर्न जनरेट करना है दिस कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ नर्लिंग ऑपरेशन ओवर द लेथ मशीन। सो लेथ मशीन के टूल पोस्ट में आपको ये नर्लिंग टूल अटैच करना है। ये है इसका शैंक, ये शैंक आप अटैच कर लोगे टूल पोस्ट के ऊपर, और ये जो है यहाँ पे पैटर्न है। सो जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको पैटर्न जनरेट करना है वो आप रोटेट करोगे अगेंस्ट दिस टूल। सो इस ऑब्जेक्ट को आप फिक्स करोगे लेथ मशीन के चक में और फिर उसे रोटेट करोगे अगेंस्ट दिस टूल। सो उस जॉब के ऊपर ऐसे एक पैटर्न जनरेट होगा। अब ये पैटर्न क्यों जनरेट करना है, अगर मान लीजिए अगर ये स्मूथ सरफेस है तो हैंडल करते टाइम प्रॉब्लम आ सकता है, तो एक ग्रिप लाने के लिए आपको एक पैटर्न उसके ऊपर जनरेट करना है, एंड दैट कैन बी जनरेटेड विथ द नर्लिंग टूल over the lathe machine, and the operation is known as knurling operation. Next question, what is the importance of thermostat in the cooling system of an engine? Okay, so सबसे पहले कूलिंग सिस्टम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारा जो सिस्टम है इसे कहते हैं कूलिंग सिस्टम। सो इंजन जो है वो काफ़ी गर्म होता है ऑटोमोबाइल में, आपके व्हीकल में, उसे कूल करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम यूज़ होता है। सो उसके कंपोनेंट्स देखिए, रेडिएटर है, ओके, थर्मोस्टैट है, तो ये सारा सिस्टम है जो आपके इंजन को कूल रखेगा। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोस्टैट इन द कूलिंग सिस्टम। थर्मोस्टैट का यूज़ क्या है कूलिंग सिस्टम के अंदर? सो ये है थर्मोस्टैट, ये थर्मोस्टैट यूज़ होता है कूलिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सो द आंसर इज थर्मोस्टैट मेक श्योर टू कीप द इंजन कूल
एट एन ऑप्टिमम लेवल। सो थर्मोस्टेट का ये पर्पज़ है कि ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। सो थर्मोस्टेट मेक श्योर टू कीप द इंजन कूल एट एन ऑप्टिमम लेवल। इट प्रिवेंट्स डिक्रीजिंग द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द इंजन। अगर इंजन बहुत हॉट होता है तो उसकी इफिशियंसी जो है वो कम होती है। सो ओवरऑल इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए और ओवरऑल जो आपका इंजन है उसको ऑप्टिमम लेवल पे कूल रखने के लिए थर्मोस्टेट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग? ओके, सो ये जो है ये एग्जांपल है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, राइट। सो इसका पर्पज़ क्या है? तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग समझते हैं। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू, जिसमें आपको मैक्सिमम जो है कंपोनेंट की विजिबिलिटी मिलती है। ये हो गया टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। सो ये जो है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से ये ड्राइंग ड्रॉ किया है, जिसमें अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हो तो आपको ये ऐसे कुछ दिखेगा, अगर आप सामने से देखते हो तो ऐसे दिखेगा, राइट हैंड साइड व्यू से देखते हो तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। ओके, सो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग? सो द आंसर इज इट इज़ अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, यूज टू ट्रांसफर टेक्निकल डिटेल्स एंड डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स। सो इट्स पर्पज इज टू ट्रांसफर द टेक्निकल डिटेल्स एंड टू डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स। जैसे देखिए, अगर आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप कम्युनिकेट करोगे विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आपको शॉप फ्लोर से वो चीज़ मैन्युफैक्चर करा के लेना है, ओके, सो आप ये इंजीनियरिंग ड्राइंग मशीन ऑपरेटर को दोगे और फिर मशीन ऑपरेटर इस ड्राइंग के अनुसार आपको वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके देगा। सो दैट इज़ अ पर्पज ऑफ योर इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द लिस्ट काउंट। ओके, द क्वेश्चन इज डिफाइन द लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट जो है वो रिलेटेड होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक स्केल। ओके, सो स्केल से जो है आप मिनिमम जो रीडिंग है वो ले सकते हो 1 mm तक। अगर 1 mm से नीचे अगर आपको लेना है तो आप एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते हो स्केल के साथ, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो डिवीजन होता है स्केल के ऊपर वो होता है 1 mm का। वैसे ही आपके पास दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर, उसके बाद माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। ओके, और इन इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो सबका अलग अलग होता है। So here the question is define the least count. The answer is it is the smallest value that can be measured by a measuring instrument. So जो भी smallest reading आप उस instrument से ले सकते हो वो बन जाएगा उस instrument का list count। जैसे मैंने बताया स्केल के साथ जो भी स्केल आप यूज़ करते हो उस स्केल के साथ आप मिनिमम जो है 1 mm का मेज़र कर सकते हो, मैक्सिमम अगर वो 30 सेंटीमीटर का स्केल है तो मैक्सिमम आप 30 सेंटीमीटर मेज़र कर पाओगे। ओके, सो द लिस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर है, ओके, सो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है हियर। द लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर दैट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ओके, सो अगर आप वर्नियर कैलिपर देखते हो तो उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो होता है 1 mm का। देन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 mm इज द लिस्ट काउंट फॉर योर वर्नियर कैलिपर। वही अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपके पास है तो उसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज GD एंड T? दैट इज GD एंड T मतलब ज्योमेट्रिक डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। सो व्हाट इज GD एंड T? Okay, so GD and T is a sort of abbreviation of geometric dimensions and tolerances. It is a system which define engineering tolerances. So GD and T एक system है जिससे tolerances को define किया जाता है। So ये चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के tolerances है। यहाँ पे देखिए आप, form, then profile, orientation, location, runout, ये हो गए आपके अलग अलग टाइप के टॉलरेंसेस। अब फॉर्म को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो 3 टाइप में, जैसे कि स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्क्युलरिटी। वैसे ही प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रनआउट, इसको भी अलग अलग टाइप में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जॉब पे मिलिंग कर रहे हो, ओके, फ्लैट मिलिंग आपको करना है, फ्लैट सरफेस आपको करना है, तो उस जॉब की जो भी फ्लैटनेस है उस पर कुछ टॉलरेंस होगा।
राइट। तो फ्लैटनेस को आप इस सिंबल से आप डिस्क्राइब करोगे और इसके ऊपर उसकी वैल्यू आप लिख लोगे, राइट। तो वो बन जाएगा उसका टॉलरेंस के उस पर्टिकुलर रेंज में वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट, सो उसके लिए उसका रहेगा सर्कुलरिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। सो उसकी जो सर्कुलरिटी है ओवर द लेंथ वो कितनी डेविएट हो सकती है, दैट इज़ नथिंग बट द टॉलरेंस, राइट। सो GD&T उसे कहेंगे ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस, और ये एक सिस्टम है जिससे हम लोग टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बेयरिंग। ओके, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बेयरिंग। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे ये हो गया आपका बॉल बेयरिंग, दिस इज रोलर बेयरिंग, दिस इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, दिस इज सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, दिस इज बेयरिंग ब्लॉक, then a taper roller bearing, then the thrust bearing, angular contact ball bearing, and then the needle bearing. Okay, so these are various types of bearing. अब bearing क्या है? So bearing is a device that is placed between the two component of the engine for smoother movement. जैसे कोई शाफ्ट है, शाफ्ट को सपोर्ट करना है, सो दैट कैन बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग। सो बेयरिंग के अंदर आपका शाफ्ट रोटेट होगा। सो बेयरिंग इज अ सपोर्टिंग मेंबर फॉर द शाफ्ट। ओके, अब शाफ्ट अगर रोटेट होगा, आप उसमें बेयरिंग प्रोवाइड नहीं करते हो तो उसका मूवमेंट, उसका रोटेशन उतना स्मूथ नहीं होगा। सो उसके रोटेशन को अगर आपको स्मूथ कराना है, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग। It enhances the efficiency of the machine. So ultimately you are enhancing the efficiency of the machine with the use of bearing. Next question, what is the difference between pipe and tube? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। What is the difference between pipe and tube? Okay, the answer is the significant difference between the pipe and tube is that the pipe can be measured based on the inner diameter. अगर आपको पाइप को मेज़र करना है, so it is measured based on its inner diameter, whereas a tube can be measured based on outer diameter. So tube को अगर आपको मेज़र करना है तो वो मेज़र किया जाता है based on its outer diameter. So this is the basic difference in between pipe and the tube. Next question, explain the term torque. ये भी बहुत important question है। Explain the term torque. Torque क्या है? Okay, सो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि टॉर्क क्या है। सो द टॉर्क दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड इनटू द लेंथ। ओके, सो अ फोर्स दैट कैन कॉज रोटेशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। ऐसा फोर्स कि जिसके वजह से उस ऑब्जेक्ट में रोटेशन आ रहा है उसे कहेंगे टॉर्क। इट इज मेजर्ड ऑफ हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। ओके, टॉर्क से आपको ये पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको रोटेट करना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ नोन एज टॉर्क। जैसे कि आप मान लो असेंबली ऑपरेशन कर रहे हो, एक नट को आपको टाइट करना है, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्पैनर। अब इस स्पैनर के ऊपर कितना फोर्स आप लगा सकते हो कि जिसके वजह से ये नट जो है वो टाइट हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज टॉर्क। सो अगर कोई स्टैंडर्ड कंपोनेंट है उसका आप असेंबली कर रहे हो तो उसमें डिफाइन होता है कि कितने टॉर्क पे उसे टाइट करना है, तो उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे मे बी वो कंपोनेंट डिस्टॉर्ट हो सकता है। अगर आप कम फोर्स अप्लाई करोगे, कम टॉर्क अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें वो कंपोनेंट इन फ्यूचर लूज़ हो सकता है। सो जो भी डिफाइंड टॉर्क है उतना टॉर्क आप टॉर्क वेंच से अप्लाई करोगे और उस कंपोनेंट को असेंबल करोगे। द लास्ट क्वेश्चन, हर एक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो हेयर द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ डिफाइन कूल। सो अगर आप कोई थर्मल पावर प्लांट के रिलेटेड इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो उसमें आपको एक क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन आ सकता है शुरुआत में, दैट इज़ व्हाट इज़ कूल, डिफाइन कूल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आपका कोल। ओके, सो कोल का पर्पज़ थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा, आप कोल को बर्न करोगे, उससे जो हीट प्रोड्यूस होंगी उससे आप बॉयलर में जो वाटर है उसे हीट करोगे। बॉयलर को आप हीट करोगे तो स्टीम प्रोड्यूस होंगी, वो स्टीम आप इम्पिंच करोगे टरबाइंस के ऊपर, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन कनेक्ट होगा जनरेटर को और फिर आपको अल्टीमेटली वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर कोल। ओके, सो कोल इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक। ओके, कोल एक रॉक का टाइप है, सेडिमेंट्री रॉक दैट कंटेन्स अदर एलिमेंट लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फॉसिल फ्यूल। सो कोल जो है एक प्राइमरी फॉसिल फ्यूल आप इसे कह सकते हो। इसका यूज़ भी मैंने आपको बता दिया है। सो ये थे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो प्लीज़ चैनल पे जाइए, आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये सीरीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।